अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका बाप अपनी बहन को भुला देता है और उस लड़की को अपने उस कज़न से प्यार हो जाता है। क्या उन दोनों का प्यार भाई बहन को आपस में मिला पाएगा और वो क्या दोनों प्यार करने वाले आपस में मिल पाएंगे? ये सब कुछ आपको बताएंगे हम आज की इस वीडियो में, तो मेरी इस कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली मेरी कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। जब अम्मी ब्याह कर आईं, दादा हयात थे, लेकिन दादी दुनिया से जा चुकी थीं। हमारी एक ही फूफो थीं। अम्मी की शादी के वक्त उनकी उम्र 20 बरस थी। जब तक दादा जिंदा रहे, बाबा ने अपनी बहन का ख्याल रखा जिनका नाम सदफ था, लेकिन बाबा जान उनको प्यार से गुड्डो बुलाते थे। दादा की वफात के बाद फुफ्फो के मुसीबत भरे दिन शुरू हो गए। अगरचे भाई के होते उनको कोई लावारिस नहीं कह सकता था, लेकिन भाई की छांव भी उस वक्त तक ठंडी रहती है जब तक उसकी शादी नहीं होती। अक्सर बेटे और भाई बीवियों के आते ही ऐसे बदल जाते हैं कि जैसे उनका अपने लोगों से बस सरसरी सा रिश्ता हो। मेरे वालिद भी उन्हीं में से थे। मुझे ये सब बताना जेब तो नहीं देता, लेकिन हकीकत को छुपाया भी नहीं जा सकता। मैं 10 बरस की थी तो मेरे शऊर ने घर के माहौल के बारे में अदराक पा लिया और मैंने सोचना शुरू किया। फुफ्फो शुरू से खामोश तिबा थीं। बाप की वफात के बाद तो उन्हें जैसे चुप लग गई। मेरे वालिद ने 2-4 दिन छोटी बहन की दिलजोई की, फिर अपनी जिंदगी में मगन हो गए। वालदा को शुरू दिन से ननद की मौजूदगी खटकती थी, लेकिन दादा का रोब था। अम्मी के अंदर हसद की आग पटारे में बंद किसी सांप की तरह बल खाती, लेकिन वो खुलकर फुफ्फो की मुखालफत न कर सकती थी। फुफ्फो क्या यतीम हुई, मेरी माँ की दिली मुराद बर आई। अब वो उन पर सितम ढाने को आज़ाद थीं और कोई उनसे बाज पुरस करने वाला नहीं था। सुबह सवेरे ननद को जगा देती और हुक्म सादर करती, नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में पहुंचा दो और जब तुम्हारे भाई ड्यूटी पर चले जाएं तो सारे कमरों की अच्छी तरह सफाई भी तुमने करनी है। मुलाजमा को मैंने इसीलिए निकाल दिया है कि वो कोई काम सफाई सुथराई से और ठीक तरह ना करती थी। याद रखना, काहली से काम लिया तो तुम्हें भी नहीं बख्शूंगी। बेचारी फूफो जो नाजों पली थी, अब हमारी वालदा के हुक्म पर सारा दिन कोहलू के बैल की तरह काम में जुटी रहती थी। इस पर भी प्यार भरा सलूक करने की बजाय मेरी माँ उनके किए कामों में 100 कीड़े निकालकर उनकी दिल आजारी करती। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। अच्छा बुरा वक्त गुजर ही जाता है, क्योंकि हर दरिया का एक किनारा और समंदर का साहिल भी होता है। मेरी फुफ्फो की दुख भरी जिंदगी की कश्ती भी किनारे लगी कि उनके लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आ गया। काफ़ी अमीर लोग थे। वालिद साहब ने हाँ करने में देर ना की। वो ब्याह कर अपने घर की हो गई। खुदा ने उनकी किस्मत अच्छी बनाई थी कि ससुराल वाले और शौहर सभी अच्छे मिले, जिन्होंने उन्हें प्यार दिया, कदर की और सर आंखों पर रखा। खुदा हर किसी की सुनता है, जल्द या बदेर। फुफ्फो की भी सुन ली थी। उनकी झोली मुरादों से भर दी। घरेलू खुशी के अलावा औलाद की नेमत से भी नवाजा। शुरू में तो वो मैके आया करती थीं। जब मेरी माँ ने फुफ्फो के सास ससुर और शौहर को ज्यादा मुंह न लगाया तो उन लोगों ने भी हमारे घर आना जाना छोड़ दिया और किनारा कर लिया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। अब न फुफ्फो आती थीं और न उनके बच्चे, यहां तक कि उनकी तरफ से कोई खबर न मिलती। ईद पर भी मेरी वालदा को तौफीक ना होती कि इकलौती ननद को अपने घर मदऊ कर लें या उनसे मिलने चली जाएं। वालिद साहब का बिजनेस तरक्की कर रहा था। वो तो पहले ही बहन की तरफ से खासे लापरवाह थे। उसे ब्याह कर तो और भी बेनियाज हो गए। भुला ही दिया कि उनकी कोई बहन भी है। कभी जुबान पर जिक्र तक न लाते। हालांकि फुफ्फो मेल मिलाप रखना चाहती थी, मगर ससुराल से मजबूर हो गई। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे मैके वाले ही तुम्हारी कद्र मंजिलत नहीं जानते तो फिर ऐसे अपनों से नाता जोड़े रखना क्या बेकार बात नहीं है। वो अगर खुद को कुछ समझते हैं तो हम भी इतने गए गुजरे नहीं हैं। वक्त गुजरता रहा। मैं मैट्रिक से इंटर और फिर बीए के साल अव्वल में आ गई। कॉलेज घर से ज्यादा दूर न था, लिहाजा पैदल ही आती जाती थी।
वो एक खुशगवार दिन था। यूं भी मौसम बरसात के अबर आलूद दिन दिलों को सहरजदा कर दिया करते हैं। आज भी सुबह से बादल छाए हुए थे, कुछ हल्के सुरमई और कुछ गहरे स्याह बादल नीले समंदर जैसे आसमान के सीने पर हल्के हल्के सफीनों की तरह अपनी मंजिले मकसूद की तरफ रवां दवां थे। मेरा दिल आज कॉलेज जाने को नहीं चाह रहा था। ऐसे मौसम में बारिश का क्या एतबार, कभी बूंदाबांदी तो कभी झटपट रिमझिम मूसलाधार बारिश का रूप धार लेती। बरखा भी कितनी सैलानी सिफ्त होती है। मैंने सोचा, मूड तो बिल्कुल न बन रहा था। जी चाहता था लॉन में जाकर हरी हरी घास पर टहलूं और खिले हुए भीगे भीगे गुलाब के फूलों को सूंघूं, लेकिन अम्मी के डर से मैं नाश्ते की टेबल पर आ बैठी और फिर तैयार हो किताबें बगल में दबाए मैं अपने घर के गेट से निकली और सड़क पर चलने लगी। आज तो सड़क भी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अतराफ में ग्रीन बेल्ट पर छोटे छोटे सब्जाजारों में गेंदे के पीले पीले फूल खिले हुए थे। वो अलग अपनी बहार दिखा रहे थे और आसमान पर छोटी छोटी बदलियां मेरे सर पर छतरी ताने साथ साथ चल रही थी। अगर मां की झिड़कियों का खतरा ना होता तो रास्ते से वापस लौट जाती। भीगी भीगी पूर्णम सड़क पर चल तो रही थी, लेकिन चेहरा ऐसे नीचे किए हुए थी जैसे जमीन पर खोई हुई चीज तलाश कर रही हूं। अचानक एक धक्का लगा और कदमों तले से जमीन सरकती महसूस हुई और मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ी। जरा संभली तो रोड से किसी ने सहारा देकर मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया और अब वो मेरी बिखरी हुई किताबें इकट्ठी कर रहा था। ये खूबसूरत नौजवान था। मुझे किताबें थमाकर बोला, सॉरी, आप अनजाने में मेरी बाइक से टकरा गई थी। मैंने फिर भी उसे जली कटी सुना दी। आप अंधे होकर बाइक चलाते हैं, शायद एक पूरा इंसान आपको नजर नहीं आता। बिल आखिर उसने कहा, मोहतरमा, कसूर मेरा नहीं आपका है। आपको फुटपाथ पर चलना चाहिए। न जाने क्यों आप बीच सड़क पर चलती जा रही थी। शायद आप नजर का चश्मा घर भूल आई हैं कि सामने से आती मेरी बाइक भी दिखाई न दी। अगर मैंने महारत से बाइक को मोड़ ना लिया होता तो क्या होता। वो इतना कहकर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे दिल की आग ठंडी ना हुई। मैंने पांव के करीब पड़ा पत्थर उठाकर उसकी पुश्त पर दे मारा। पत्थर खासा वजनी था, यकीनन उसकी कमर का मोहरा हिल गया होगा। उसने ताज्जुब से मुड़कर देखा और आगे चला गया। कॉलेज पहुंची तो मूड सख्त ऑफ था। सुहाने मौसम की दिलफरेबी भी तपती धूप की तरह आंखों में चुभने लगी। ऐ काश मैं घर से ना निकली होती। तमाम दिन यही सोचती रही कि मैंने बिला वजह ही उसको पत्थर मारा। बुरा भला भी कहा, हालांकि कसूर मेरा था जो सड़क के दरमियान चल रही थी जबकि फुटपाथ मौजूद थी। रह रहकर ख्याल आ रहा था कि पत्थर उसे लगा तो क्या सोचा होगा, कैसी जाहिल लड़की है। अब जब घर से निकलती सड़क पर उस जगह निगाह ठिठक जाती जहां मैं उस रोज गिरी थी, तब दिल से दुआ निकलती, खुदा करे एक बार वो बाइक वाला मुझे मिल जाए तो उससे अपनी गलती की माफी मांग लूं। अब भी वो मंजर नजरों के सामने था जब मैंने खींचकर पत्थर उसके कमर पर मारा था और उसने तकलीफ भरी निगाहों से मुड़कर मुझे देखा था। तासुफ भरे कदमों से आगे चली तो नुक्कड़ पर वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाँकता नजर आया। उसने शर्ट के ऊपर से ही कमर पर उस जगह बेल्ट बांध रखी थी जहां उसे पत्थर लगा था। मेरा ख्याल सही निकला, उसकी कमर के मोहरे पर चोट लगी थी। तभी 4-5 दिन गुजर जाने के बावजूद कमर पर बेल्ट बांधी हुई थी। उफ, मैं तासुम से नीम जान रह गई। इंसान कभी कभी गुस्से में कितनी गलत हरकत कर गुजरता है। मैं हरगिज़ ऐसी सफाक दिल न थी, लेकिन उस रोज ना जाने मुझे क्या हो गया था। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने नापसंदीदगी से देखा और मुंह फेर लिया। अगले रोज इतवार था। सारा दिन अपसेट रही। पक्का सोच लिया अब नजर आया तो माफी मांग लूंगी और दिल का बोझ उतार डालूंगी। पीर की सुबह हस्बे मामूल कॉलेज जाने को निकली ही थी कि चंद कदम आगे वो नजर आ गया। कोई लिफाफा हाथ में पकड़े पैदल ही जा रहा था। आज वो अकेला था। तेजी से चलते करीब पहुंच गई और कहा, सुनो बाइक वाले, जरा रुककर मेरी बात सुन लो। वो ठहर गया। उस दिन गुस्से में पत्थर मार दिया था, माफी चाहती हूं। हालांकि गलती वाकई मेरी थी, मैं ही मुंह नीचे करके चल रही थी। वो मुस्कुरा दिया, ठीक है, लेकिन एक गुजारिश है आपसे, सड़क के बीचों बीच ऐसे न चला करें, क्योंकि सब मेरे जैसे नहीं होते। मैंने बरवक्त बाइक मोड़कर आपको बचा लिया, वरना कुछ बुरा हो सकता था। और हाँ, मेरा नाम बाइक वाला नहीं, फहीम है।
मलिहा, शायद तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें जानता हूं। तुम मेरे मामू के घर से निकलती हो ना, फहद साहब के घर से, और रोज पैदल कॉलेज जाती हो। मैं तुम्हारी फूफी गुड्डो का मंझला बेटा हूं, लेकिन हम फूफो से नहीं मिलते और ना वो आती हैं। अम्मी से नाराज हैं शायद। लेकिन आपको मेरे बारे कैसे पता चला कि मैं आपके मामू की बेटी हूं? रिश्तेदारों से तो मिलना होता है ना, और ऐसे करीबी रिश्ते भला कहीं छुपते हैं? अब तो हमने आप ही के मोहल्ले में घर खरीद लिया है। शायद आप लोगों को खबर नहीं है। हमें वाकई नहीं मालूम था। हमारे घर आप लोग आओ ना। कैसे आए? आपकी अम्मी आने देंगी? अम्मी से पूछकर बताऊंगी। जब पूछकर बताओगी तो आ जाऊंगा। आज सिर्फ इतनी ही बात हुई, लेकिन मनोबोझ दिल से उतर गया। 2 दिन बाद वो फिर उसी वक्त उसी जगह मिला। कहने लगा, तुमने अपनी अम्मी से बात की हो या ना की हो, लेकिन मैंने तो कर ली है। मेरी अम्मी ने कहा है मलिहा से कहो आ जाए मेरे पास, उसके आने से खुशी होगी। तो प्लीज चलो ना मेरे घर। अभी नहीं, अभी तो कॉलेज जाना है। आ जाऊंगी किसी दिन, वादा। हाँ वादा। उसने जेब से कार्ड निकाल कर दिया जिस पर उसके घर का पता और कोठी नंबर लिखा हुआ था। उसका घर हमारी रहायश गाह से 2 गली पीछे था। मुझे बहुत खुशी हुई। एक तो ये कि फहीम मेरी फुफ्फो का बेटा निकला, दूसरी ये कि उसका घर इतना करीब था कि 5-7 मिनट का रास्ता था। मुझे दुख हुआ कि अम्मी की तो वो ननद थी, और ननद भावज में दूरियां हो सकती हैं, लेकिन बाबा जान तो भाई थे। उन्होंने भी अक्सर अपनी बहन को फरामोश कर दिया था। कभी जिक्र तक न करते थे वो अपनी बहन का। क्या भाई ऐसे भी होते हैं? मैं सोचने लगी। मगर इस दुनिया में क्या नहीं होता। कुछ लोग अपने प्यारे रिश्तों को इस तरह संभाल कर रखते हैं जैसे कीमती मोती सीप में, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें रिश्तों की अहमियत का एहसास तक नहीं होता। एक दिन मैंने डरते डरते वालिद से जिक्र किया कि फुफ्फो गुड्डो ने हमारे घर के करीब कोठी ले ली है। क्या आपको मालूम है? नहीं। तुमसे किसने कहा? मैंने उनको कॉलेज जाते देखा तो पहचान लिया। उन्होंने मुझसे बात भी की, कहा कि मेरे घर आओ, पता भी बताया है। अच्छा? वो हैरत से बोले, तो चलेंगे किसी दिन। ये तो खुशी की बात है कि गुड्डो ने इधर घर ले लिया है। उस वक्त अम्मी किचन में थी। उन्होंने नहीं सुना कि मैं और वालिद क्या बात कर रहे हैं। सोचा पहले बाबा को बता दूं, अगर उन्होंने अच्छा रद्द-ए-अमल दिया फिर अम्मी से भी किसी बहाने बात करूंगी कि फुफ्फो से मिलने चले। ये छुट्टी का दिन था, अम्मी का मूड ठीक था। मैंने कहा, अम्मी आपको मालूम है कि फुफ्फो गुड्डो ने हमारी पिछली गली में घर ले लिया है? अच्छा, कब? मालूम नहीं, लेकिन एक दिन वो गली में मिल गई थी इत्तफाक से, जब मैं कॉलेज जा रही थी। वो जनरल स्टोर की तरफ जा रही थी। मुझे पहचान कर रुक गई। आवाज दी, मलिहा हो ना? मैं तुम्हारी फुफ्फो गुड्डो हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही हमारी फुफ्फो गुड्डो हैं, दुबली पतली सी। अम्मी वो तो काफी मोटी हो गई हैं। मैंने कहानी घड़ी। वो कह रही थी कि अपनी अम्मी से कहना हमारे घर जरूर आए। हमारी उनकी कोई लड़ाई तो नहीं है। हाँ, चलेंगे किसी दिन, अम्मी ने तजस्सुस भरी आवाज में कहा। वो ब्याह कर दूर चली गई और मैं भी मसरूफ हो गई। मुद्दत से मिलना जुलना नहीं हुआ उन लोगों से। लड़ाई तो वाकई हमारी उनसे नहीं है, बस जरा मगरूर से हैं उसके ससुराल वाले, तभी मैंने बुलाना छोड़ दिया था। अच्छा अम्मी, वो तो पहले की बात है, अब किसी दिन चलिए ना। हाँ भाई, वक्त निकालूंगी। तुमसे दोबारा मिले तो कहना वो ही आ जाए। अम्मी का इतना कहना ही काफी था। वो जो खौफ का एक पहाड़ मेरे दिल पर था हट गया और मैं हल्की फुल्की हो गई। इस बार जब फहीम मिला, मैंने उसे खुशखबरी सुना दी कि मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। अम्मी बाबा से जिक्र कर दिया है। तभी उसके बेहद इसरार पर एक दिन मैं कॉलेज से उसके घर चली गई। फूफो गुड्डो मुझे देखकर खुश हो गई। कहा कि मालूम था भाई का घर पास है, मगर नहीं आई। जब तुम्हारे माँ बाप ने मुझे याद ना किया, न कभी बुलाया, फिर कैसे तुम लोगों से मिलने आती? माँ बाप का घर किस बेटी को भूलता है? मुझे भी याद आता है। अब तुम आई हो तो जी खुश हो गया है। तुम्हारी अम्मी बुलाएंगी तो घर भी आ जाऊंगी। अम्मी से कई बार कहा कि फूफो को बुलाएं, कहती हाँ किसी दिन बुला लूंगी, जरा फुर्सत हो तो। साल गुजर गया, उनको फुर्सत मिली और न उन्होंने ननद को बुलाया। आजकल करती रही। मैं जब 4th ईयर में थी, हर हफ्ते फूफो के घर कॉलेज से वापसी पर चली जाती, लेकिन 10-15 मिनट से ज्यादा ना बैठती, फिर भी वो खुश हो जाती।
अम्मी को अलबत्ता नहीं बताती थी कि कहीं उनके घर जाने से मना ना कर दे, क्योंकि वो बहुत मूडी थी। अक्सर सोचती जब 4th ईयर ख़त्म होगा तब तो कॉलेज जाना भी ख़त्म हो जाएगा। घर से ना निकलूंगी तो कैसे फूफी के पास जा पाऊंगी। मेरी और फ़हीम की मोहब्बत का क्या बनेगा। फ़हीम तो लड़का था, उसने अपने वालिदैन को बता दिया कि वो मुझे चाहता है और मुझसे शादी करेगा, लेकिन मैं घर वालों को ना बता सकी क्योंकि डरती थी। फ़हीम ने अपनी माँ को मजबूर किया। बिलाखिर वो शौहर के साथ हमारे घर आ गईं। वालदा उनसे ठीक तरह मिली, लेकिन बाबा जान को कहीं जाने की जल्दी थी। उन्होंने फूफो के शौहर को तवज्जो ना दी, सिर्फ सलाम का जवाब ही दिया। इतनी मुद्दत बाद वो आए थे। वालिद की सुजलत को उन्होंने बहुत ज्यादा महसूस किया। घर आकर बीवी और बेटे से कहा कि मैं हरगज फहद की बेटी को बहू न बनाऊंगा। गुड्डो, तुम्हारे भाई और भावज ना सिर्फ मगरूर बल्कि गैर मुहज्जब भी हैं। लोग अपनी बहन और बहनोई से मुद्दत बाद मिले तो क्या इस तरह मिला जाता है? मैं उस घर का दामाद हूं और उन्हें इस रिश्ते का भी पास नहीं। फुफ्फो बेचारी क्या जवाब देती। बाप ने फ़हीम को भी कह दिया, खबरदार जो आइंदा मुझे अपने मामू के घर चलने को कहा। बाप के सामने भला फ़हीम को दम मारने की मजाल थी। वो सब्र का घूंट पीकर चुप रह गया। माँ तो फिर माँ होती है। कुछ दिनों बाद दोबारा शौहर की मिन्नत की कि उस दिन मेरे भाई को गालबन ज़रूरी काम था, तभी आपके साथ बैठने का वक्त ना निकाल सके। अपने बेटे की खुशी की खातिर हम उनसे दोबारा मिल लेते हैं। आप कुछ ज़्यादा महसूस कर गए हैं। मैं उनसे कहूँगी वो आपसे माजरत कर लेंगे। एक बार और हम भाई के पास चलते हैं। इस बार इत्तला देकर जाएंगे ताकि वो वक्त निकाल सके। फ़हीम के लिए मलिहा के रिश्ते की बात भी कर लेंगे। बीवी के इसरार पर फ़हीम के वालिद दोबारा हमारे घर आए और 2 दिन पहले आने की इत्तला भी करा दी। इतवार का दिन था। उन्होंने सुबह 11 बजे आना था। वालिद साहब 10 बजे बगैर बताए घर से निकल गए। मैं और अम्मी किचन में थे। हम समझे कि यहीं कहीं नज़दीक गए हैं, अभी आ जाएंगे। फुफ्फो और उनके शौहर आ गए। फ़हीम और उसकी बहन भी आए थे, लेकिन वालिद साहब गायब थे। दोपहर 2 बजे तक बाबा जान का सब ने खाने पर इंतज़ार किया। बिलाखिर अम्मी ने खाना लगा दिया। सब ने कुछ न कुछ खा लिया, लेकिन फूफा साहब कुछ नहीं खा रहे थे। वो समझ रहे थे कि बाबा जान उनसे मिलना ही नहीं चाहते, इसलिए इत्तला देने के बावजूद घर से गायब हो गए हैं। वो तो 2 बजे ही जाना चाहते थे। हम सब के इसरार पर मजबूरन शाम 4 बजे तक हमारे घर बैठे रहे। बाबा जान का इंतज़ार किया, मगर वो आए और न फ़ोन करके माजरत की। अब्बू रात 8 बजे आ गए। अम्मी ने पूछा, कहाँ रह गए थे? तुम्हारी बहन बहनोई ने शाम तक इंतज़ार किया, तुम नहीं आए। बोले, ओ बेगम, सचमुच मैं तो भूल ही गया था कि उन लोगों ने आना था। दोस्तों से ज़रा गपशप करने गया था, बस बैठ ही गया, बिल्कुल भी याद ना रहा। चलो फिर कभी सही। बाबा जान ने जिस बात को इस कदर हल्के फुल्के अंदाज में लिया, फूफा ने उसे बेहद संजीदगी से लिया और कहा कि ये शख्स कभी भी मेरी तौहीन का मौका हाथ से जाने नहीं देता। फ़हीम को समझाया कि बेटा, इधर रिश्ता करने का ख्याल छोड़ दो। तुम्हारी शादी मैं अपने रिश्तेदारों में करूंगा और तुम्हारी मामू से भी तभी ताल्लुक वास्ता रखूंगा जब वो हमारे घर आए या मुझे फ़ोन करके उस दिन ना मिलने की माजरत करे। बाबा जान जैसे बेनियाज आदमी को ऐसी बातें भला कब याद रहती थीं। उन्होंने ना तो फूफा को फ़ोन किया और न खुद मिलने उनके घर गए। यूं इस टूटी हुई रिश्तेदारी का वो आखिरी बाब भी बंद हो गया जिसे हम बच्चे जोड़ना चाहते थे। इसके बाद फुफ्फो ने भी हमसे कोई वास्ता ना रखा। उन्होंने बेटे की शादी कहीं और कर दी और मैं अपने वालिदैन की बेहिसी पर रोती और हाथ मलती रह गई। आज भी बाप की दहलीज पर बैठी अपने माजी के दरीचे से टूटे हुए ख्वाबों की किरचियां चुनती और ख्याली महल बनाती रहती हूँ। मैंने शादी नहीं की और अब्बू ने भी मेरी शादी को भुला दिया। बस यूं थोड़ी लापरवाही ने रिश्ता ख़त्म करवा दिया। अगर हमारी शादी हो जाती तो हम भी खुश रहते और रिश्ते भी कायम रहते। अब अब्बू बीमार रहते हैं। कई बार जिक्र किया फुफ्फो और फूफा का कि वो आकर मिल जाते, लेकिन अब वो नहीं आते। अब अब्बू रोते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है, इस दुनिया में ना खो जाओ, बल्कि हर काम के साथ साथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए वक्त निकालो, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जिंदगी पता नहीं कितनी है, इसलिए रिश्तों को कायम रखें। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।